प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक है, उसका हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक है, जिसका पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। हम लोग ये पढ़ेंगे कि भारत की आज़ादी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम लोग ये जानेंगे। इससे पहले विद्यार्थियों मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है और ये यूज़र आईडी है। आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो कर लें, ताकि आपको शिक्षा से संबंधित आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिल सके। और पीडीएफ फाइल जो नोट्स लेने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबरों पे हाय लिख कर के और अपना नाम लिख कर के सेंड कर दें, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। अब हम चर्चा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों भारत की आज़ादी के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हमारा देश 14 और 15 अगस्त की आधी रात को आज़ाद होता है। उस टाइम हमारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा को संबोधित करते हैं, तो जो संबोधित करते हैं तो उस टाइम जो भाषण देते हैं उस भाषण का नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, इस नाम से वो जाना गया। तो आपको पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रसिद्ध भाषण दिया था वो किस नाम से जाना गया था? तो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, इस नाम से जाना गया। आगे देखें दोस्तों, आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ और भारत को सामान्य रूप से आजादी नहीं मिली, बल्कि भारत को आजादी के बाद 3 अलग-अलग भागों में बांट दिया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, एक ओर तो देश की आजादी की खुशी मनाई जा रही थी, दूसरी ओर भारत के टुकड़े हो गए, भारत का बंटवारा हो गया। तो उस बंटवारे पे हमें गम भी था और आज़ादी की खुशी भी थी। यानी भारत को 3 हिस्सों में बाँटा गया। कौन-कौन से देखो? ब्रिटिश भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा देसी रजवाड़े। यानी अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी एक चिनगारी सुलगा दी थी। हमारे देश को आज़ाद तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी आग पैदा करके चले गए। रजवाड़े थे, उन सबको बोल दिया तुम आज़ाद हो। तुम चाहो तो भारत के पक्ष में रह सकते हो, तुम चाहो तो पाकिस्तान के पक्ष में रह सकते हो और तुम चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो। ऐसे करके आग की चिंगारी लगा दी। तो उससे भारत के सामने बहुत बड़ी विकट समस्या और चुनौती हो गई थी। अब देखो हमारे देश का बंटवारा है वो भारत-पाकिस्तान के रूप में कैसे होता है? मुख्य रूप से भारत-पाकिस्तान के बंटवारे का मुख्य कारण यही था जो द्विराष्ट्र सिद्धांत आया था, जो मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद जिन्ना ने इसको पेश किया था। यानी बंटवारे का महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण कारण था द्विराष्ट्र सिद्धांत। यानी दो राष्ट्र का सिद्धांत था, वो मामला गड़बड़ कर गया जब मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान की अलग मांग की थी। तो वहां पर देश का बंटवारा हो जाता है। तो देखिएगा इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने पेश किया था और इस सिद्धांत के अनुसार भारत एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कौमों का देश था। दो अलग अलग कौम कौन सी थी? एक तो थी हिंदू और दूसरी थी मुस्लिम कौम। तो ये 2 कौम थी और मुस्लिम लीग ने उस कौम के आधार पे मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र थे, उनको उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो पहला देश भारत जो कि एक हिंदू राष्ट्र बना और दूसरा देश पाकिस्तान जो एक मुस्लिम राष्ट्र बना। और अब इस बंटवारे की समस्याएं कौन-कौन सी हुई इसको थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। अब समस्या ये हो गई विभाजन तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान भी 2 बन गए। देखिएगा 2 पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान, एक पूर्व पाकिस्तान बन गया। तो देखो, इस सिद्धांत के अनुसार जिस जगह हिंदू ज़्यादा थे, उसे भारत और जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, उसे पाकिस्तान बनाया गया। पर ये समस्या हुई कि इस भारत में 2 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और एक था पूर्व में और दूसरा था पश्चिम में। इसी वजह से 2 पाकिस्तान बनाया गया। तो एक का नाम रखा गया पूर्व पाकिस्तान और दूसरा पश्चिम पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हम लोग इस मैप में देखते हैं, देखिएगा दोस्तों, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, ग्रीन वाला, तो ये पाकिस्तान यानी ये बना पश्चिम पाकिस्तान और ये बना
पूर्व पाकिस्तान। अब यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। अब सोचो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में पाकिस्तान बँट गया। अब यहाँ तो बना पश्चिम पाकिस्तान और यहाँ बना पूर्व पाकिस्तान। आगे जाकर के ये बांग्लादेश बन गया। तो अब देखो हमारे सामने कितनी समस्याएँ आ गई, एक पाकिस्तान इधर बना, दूसरा पाकिस्तान इधर बना। फिर एक समस्या और आ गई हमारे सामने, इनके पाकिस्तान होने के बावजूद भी पंजाब और बंगाल के अंदर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। अब पंजाब था तो उसमें जिलों को बाँट करके आधा पाकिस्तान में मिलाया गया। बंगाल के कुछ क्षेत्र को काट करके पाकिस्तान में मिलाया गया। इस प्रकार से भारत के आज़ादी के बाद में बहुत बड़ी चुनौतियाँ भारत के नेताओं को फेस करनी पड़ी। अब देखो राज्यों का विभाजन कैसे होता है। पंजाब तथा बंगाल 2 ऐसे राज्य थे जहाँ मुस्लिम तथा हिंदू दोनों ही समान मात्रा में थे। यानी बराबर के लोग थे वहाँ पर, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। इस वजह से इन राज्यों का विभाजन करना पड़ा। अब पंजाब और बंगाल के आधे-आधे हिस्से को तोड़ करके पाकिस्तान में मिलाया गया। अब देखो जनता की असहमति कौन-कौन सी होती। बहुत से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। मुस्लिम होते हुए भी वो नहीं जाना चाहते थे। जिससे जिससे उसके प्रमुख नेता रहे जो नहीं जाने वाले में, अब्दुल गफ्फार खान थे। अब्दुल गफ्फार खान ने जो पाकिस्तान के मोहम्मद जिन्ना ने यानी मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, उसके पूर्ण जोर से उन्होंने विरोध किया था उसका कि द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं चाहिए। लेकिन इस बेचारे की आवाज़ को दबा दिया गया और उस अब्दुल गफ्फार खान को मजबूरन में पाकिस्तान जाना पड़ा और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा गया। अब आपके प्रश्न यहाँ आ सकता है कि सीमांत गांधी किसे कहा गया? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत का गांधी कहा गया, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का पुरजोर विरोध किया। ऐसे सभी लोगों को आवाज को दबा दिया गया और उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब देखो बंटवारा तो हो गया भारत पाकिस्तान का, लेकिन अब भारत पाकिस्तान के बंटवारे से कौन-कौन सी समस्या पैदा हो गई? अल्पसंख्यक थे, उनकी समस्या हो गई। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान क्षेत्र में हिंदू नहीं थे, वहाँ पर भी हिंदू थे और भारतीय क्षेत्र में मुसलमान खूब सारे थे। दोनों ही क्षेत्रों में अल्पसंख्यक मौजूद थे। ये विभाजन सबसे बड़ी समस्या थी। अब विभाजन की समस्या ये हो गई कि जब भारत का बंटवारा होता है, पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र का निर्माण होता है, तो वहाँ पर भी खूब सारे हिंदू चले गए और इधर जब भारत के अंदर मुस्लिम खूब सारी मुस्लिम आबादी रह गई। अब ये समस्या का कारण बन गई थी और यही समस्या आगे जाकर दोनों देशों में हो गए, दंगे के रूप में ये समस्या है बदल गई। अब विभाजन के देखो परिणाम क्या-क्या होते हैं। पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान बन गए, 2 पाकिस्तान बने, जो बाद में भारत की सफलता माने मैं यूँ कह सकता हूँ पूर्वी जो पाकिस्तान था उसको भारत ने बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र का निर्माण करवा दिया। अब अत्यधिक हिंसा हुई, जान-माल की हानि हुई, विभाजन के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं ये। क्योंकि यहाँ प्रश्न आ सकता है भारत-पाकिस्तान के विभाजन के कारण या परिणाम बताओ। तो परिणाम पूछे जा सकते हैं, कारण भी पूछे जा सकते हैं। तो परिणाम आप देख रहे हैं, पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान बन गए, अत्यधिक हिंसा हुई और जान-माल दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान तथा भारत दोनों में शरणार्थी समस्या पैदा हो गई। शरणार्थी समस्या का मतलब है कि पाकिस्तान का बंटवारा जैसे पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे तो वो भाग करके भारत आई और भारत में जो मुसलमान रहे वो भाग करके पाकिस्तान गए और खूब सारे दंगे हुए और लोगों के साथ ज्यादती हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, तो वो खूब सारी जान-माल की हानि हुई थी। अब राष्ट्र निर्माण की कौन-कौन सी चुनौतियाँ हो गई उसको पढ़ते हैं। विभाजन इस त्रासदी से निपटने के बाद नेताओं का ध्यान इन समस्या की ओर गया जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ये वो मुद्दे थे जिन पर सभी नेता स्वतंत्रता से पहले सहमत थे और अब इन्हें अस्तित्व में लाना चाहते थे। देश तो आज़ाद हो गया और आज़ाद हुआ उसके साथ में ही एक राष्ट्र का अलग निर्माण हो गया यानी बंटवारा भी हो गया। अब बंटवारा होने के बाद में दंगे भी हो गए। अब दंगे होने के बाद में हमारे भारत के नेताओं के साथ बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ उनके सामने चुनौतियाँ, संकट पैदा हो गए। अब वो चुनौतियाँ कौन-कौन सी थी उसको हम लोग देखते हैं।
यानी जब देश आजाद हो रहा था, हमने संविधान सभा का गठन किया, संविधान सभा में हमने ये तय किया कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, लोकतंत्र स्थापित करेंगे और इस देश के तमाम जो दबे कुचले लोग हैं, या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि जो कमजोर वर्ग के लोग थे, गरीब लोग थे, उनको ऊपर कैसा लाया जा सकता है, उनका जीवन अच्छा किया कैसे जा सकता है। इन तमाम बातों पे जब देश आजाद हुआ था, इनके ऊपर चर्चा हो गई थी। अब इनके सामने तीन बड़ी विकट समस्या हो गई: अखंड भारत का निर्माण, लोकतंत्र स्थापित करना और देश के अंदर विकास स्थापित करना। ये बहुत बड़ी तीन विकट समस्या हो गई। हम लोग पहली समस्या को पढ़ते हैं। अब अखंड भारत का निर्माण, भारत तीन अलग हिस्सों में बंट गया था, जिससे ये पहला हिस्सा था ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत तो वो था जो अंग्रेजों ने भारत पर डायरेक्ट शासन किया था, वो ब्रिटिश भारत था। दूसरा जो रजवाड़ा था, रजवाड़ा वो था जो राजाओं का शासन था और अंग्रेजों के निर्देश पर राजा काम किया करते थे। फिर ये पाकिस्तान वाला हिस्सा। तो ऐसे करके तीन हिस्सों में भारत का विभाजन हो जाता है। ऐसी स्थिति में देश में मौजूद 565 देसी रियासतों को भारत में शामिल कर अखंड भारत बनाना एक चुनौतीपूर्ण काम था। अब 565 लोगों को समझा करके भारत में, भारत संघ में मिलाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती ये थी लोकतंत्र स्थापित करना। आजादी के समय भारत में ज्यादातर लोग अनपढ़ तथा गरीब थे। ऐसी स्थिति में भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना किसी चुनौती से कम नहीं था। यानी सारे के सारे लोग गरीब थे और अनपढ़ थे। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर तीसरी चीज देखो, विकास। आजादी के समय भारत में ज्यादातर लोग गरीब और अशिक्षित थे। देश को इस गरीबी और अशिक्षा की स्थिति से बाहर निकालना जरूरी था। इसलिए विकास की स्वतंत्रता के समय उपस्थित चुनौतियों में से एक था। यानी विकास कैसे किया जा सकता है, जो गरीब तबके के लोग थे, जो दबे लोग थे, उनको कैसे ऊपर लाया जा सकता है, उनका जीवन ठीक कैसे किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। और रजवाड़ों की भी एक समस्या थी। अब रजवाड़ों की कैसे समस्या थी? आजादी के समय में अंग्रेजों ने एक ऐलान कर दिया कि रजवाड़े है वो आजाद है। जैसे ही भारत आजाद होता है तो रजवाड़े भी आजाद है। रजवाड़ा चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल सकता है, रजवाड़े चाहे तो भारत के साथ मिल सकता है, रजवाड़े चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। ये आग लगा दी अंग्रेजों ने। ये बहुत बड़ी हमारे सामने विकट समस्या पैदा हो गई। सभी रजवाड़ों को अधिकार दिया गया कि वह या तो भारत या पाकिस्तान शामिल हो, अपना स्वतंत्र स्थायी बनाई रख सकते हो। ये फैसले लेने का अधिकार रजवाड़ों के राजाओं को दे दिया। तो ये सारी समस्या यहाँ से शुरू हो गई। अब विभाजन से जैसे ही विध्वंस के बाद मौजूदा सबसे बड़ी समस्या थी, जो 565 देसी रजवाड़ों का भारत में विलय करके अखंड भारत का निर्माण करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी समस्या थी। इस प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो रजवाड़ों के राजाओं के पास जा करके और उनको बताया कि भाई भारत के साथ में आप मिलोगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे। तो अधिकतर रजवाड़े थे वो भारत में विलय पत्र पे उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे। तो देखें, रजवाड़ों को शामिल करने के लिए भारत सरकार का तरीका बड़ा लचीला था। सरकार द्वारा सामान्य बातचीत और बल प्रयोग दोनों तरीकों के अनुसार ये पैटर्न अपनाया गया था। भारत सरकार ने क्या किया, एक तो बातचीत से उन रियासतों को भारत में मिलाया और दूसरा था थोड़ा दबाव, प्रेशर डाल करके और भारत में मिलाना। ये भारत का 2 फॉर्मेट थे। अब देखो हम लोग ये पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन वो है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो जो रियासतें थी, रजवाड़े थे, उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने वाला जो पेपर था, उसको ये कहा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए एक्सेशन। देखो, रजवाड़ों के लिए एक सहमति पत्र का निर्माण किया गया। इस सहमति पत्र को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए एक्सेशन कहा गया। इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब ये था कि रजवाड़े भारत में शामिल होने के लिए तैयार है, राजी है। ज्यादातर रजवाड़े भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गए थे, पर कुछ रजवाड़ियों को भारत में शामिल करने में बड़ी समस्याएं आई।
सभी रजवाड़ों को भारत में शामिल करने का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ और राजनीतिक ज्ञान के द्वारा उन्होंने सभी रजवाड़ों को मनाकर भारत में शामिल करवाया और अखंड भारत बनाने में अहम भूमिका निभाई, अहम योगदान दिया। और इन्हीं योगदानों की वजह से महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी। तो ये वेरी मोस्ट प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने लौह पुरुष की उपाधि किसे दी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी। क्यों दी? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को भारत में मिलाया और एक अखंड भारत का निर्माण किया। इसलिए महात्मा गांधी ने इस योगदान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दे दी। तथा साथ में वह देश के पहले गृह मंत्री भी बन गए। अब देश के पहले गृह मंत्री है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। वर्तमान दौर में सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में बहुत बड़ा स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो विश्व में सबसे बड़े स्टेचू के अंदर उसको माना जाता है। अब हम देखते हैं हैदराबाद रियासत है वो भारत में कैसे इसका विलय होता है। क्योंकि हैदराबाद का जो शासक निजाम था, निजाम कहा जाता था, और वह पैसों की दृष्टि से विश्व के अमीर लोगों में शुमार था। अब देखो इसको, आजादी के समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत में एक था। इसके शासक को निजाम कहा जाता था। निजाम उस समय दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों में से एक था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद भारत से अलग रहे और आजाद रियासत बने, पर हैदराबाद में रहने वाले लोग इसके शासन से खुश नहीं थे। अब हैदराबाद क्या चाहती थी कि हम भारत में विलय नहीं होंगे, या तो पाकिस्तान में विलय कर देंगे या स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन वहां की जनता थी, वो वो ये चाहती थी कि हम लोग भारत के साथ में मिले या भारत के साथ विलय करें। तो वो निजाम के शासन से खुश नहीं थी, जिसकी वजह से हैदराबाद के लोगों ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दी। अब उस आंदोलन को दबाने के लिए, ये सब देखकर विद्रोह को रोकने के लिए निजाम ने रजाकारों को भेजा। रजाकारों का मतलब है सैनिक। जो निजाम के जो सैनिक हुआ करते थे उन्हें रजाकार कहा जाता था। तो रजाकार निजाम के सैनिकों को कहा जाता था, और रजाकारों ने लूटपाट, हत्या और बलात्कार किए। यानी खूब सारे लूटमार किया, लोगों की हत्याएं की और महिलाओं के साथ बलात्कार किए। ये निजाम के रजाकारों ने ये काम किया। लोगों पर हो रही इस अत्याचार को देखते हुए सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण किया, ताकि सामान्य जनता को रजाकारों से बचाया जा सके। अब ये युद्ध काफी दिनों तक चला और अंत में निजाम को हार का सामना करना पड़ा। यानी निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और आत्मसमर्पण करने के बाद में निजाम ने विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए थे। ऐसे करके हैदराबाद को भारत के साथ में मिलाया गया। अब मणिपुर, मणिपुर भी एक समस्या थी, तो मणिपुर को कैसे मिलाया गया इसको पढ़ते हैं। मणिपुर भारत के पूर्व में स्थित एक रियासत थी। यहाँ के राजा थे बोध चंद्र सिंह। ये भारत में मिलने के लिए तैयार था, लेकिन लोग ये नहीं चाहते थे कि हम भारत के पक्ष में जाएं। लोगों के दबाव के कारण राजा को जून 1948 में चुनाव करवाने पड़े। अब जैसे देश आजाद होता है, तो मणिपुर के अंदर लोगों के प्रेशर के चलते इसको बोध चंद्र सिंह को चुनाव कराना पड़ा, और इस तरह से मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। और भारत में सबसे पहले मणिपुर में ही सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार को अपनाकर चुनाव हुए। यानी भारत में सबसे पहले वैश्यक मताधिकार के द्वारा, यानी अब 18 वर्ष है वोट देने की उम्र, लेकिन उस टाइम 21 वर्ष थी। तो 21 वर्ष के जितने भी लोग थे उन्होंने वोट देकर के अपनी सरकार को, विधानसभा को चुना था। भारत में पूर्ण रूप से शामिल होने की बात को लेकर मणिपुर की विधानसभा में बहुत मतभेद थे। कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर पूरी तरह से भारत में शामिल हो जाए, लेकिन बाकी जो छोटी-छोटी पार्टियां थी वो नहीं चाहती थी। अगर विधानसभा में भारत से अलग रहने का प्रस्ताव पास हो जाता, तो मणिपुर को भारत में शामिल करना असंभव हो जाता था। लेकिन विधानसभा में भारत के पक्ष में मिलने में मतभेद थे, और कांग्रेस इसको पुरजोर तरीके से भारत के पक्ष में वोट डलाने का काम किया। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने मणिपुर के राजा पर दबाव बनाया और उनसे पूर्ण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। और इस प्रकार से मणिपुर है वो भारत का अंग बन जाता है।
अब मणिपुर के लोगों को ये सही नहीं लगा और वहां की जनता काफी लंबे समय तक इसका विरोध करती रही। ऐसे करके मणिपुर को मिलाया। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर को हमने कैसे मिलाया। भारत के उत्तरी हिस्से पर जम्मू और कश्मीर राज्य स्थित है। आजाद होने से पहले जम्मू और कश्मीर रियासत हुआ करता था, जिसके राजा हुआ करते थे हरि सिंह। जैसे ही देश आजाद होता है और आजाद होते ही हरि सिंह ने कह दिया मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, न तो मैं भारत के साथ जाऊंगा और न पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। लेकिन वहां की जनता है वो पाकिस्तान के पक्ष में ज्यादातर उनका लगाव था, रुख था। लेकिन हरि सिंह हिंदू राजा थे, इन्होंने कहा ये रियासत है वो स्वतंत्र रहेगी। लेकिन पाकिस्तान का जो मोहम्मद जिन्ना था वो चाहता था कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का अंग बन जाए। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हमला करते ही हरि सिंह ने भारत सरकार से निवेदन किया कि आप हमें बचाएं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम कैसे बचाएं, आप तो एक स्वतंत्र स्वतंत्र राष्ट्र बनने जा रहे हो। हम आपका सहयोग तो कर देंगे, लेकिन इस शर्त पे करेंगे कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। तो हरि सिंह ने सहमति दी कि हाँ हम आपके साथ भारत के साथ में मिलने के लिए तैयार हैं। तो देखें, राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, जबकि पाकिस्तान कहता था कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए। इस मांग को देखते हुए पाकिस्तान ने आजादी के तुरंत बाद 1947 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के मकसद से जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने उनकी मदद कर दी। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक तौर से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। इसी दौरान ये भी कहा गया कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो वहां पर जनमत संग्रह करवा दिया जाएगा, वहां के लोग किस देश में शामिल होना चाहते हैं। जिस टाइम विलय पत्र पर सिग्नेचर करवाई उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि भाई हम लोग जनमत संग्रह करवा देंगे, जनता जहां जाना चाहेगी वहां चली जाएगी। लेकिन आज तक जनमत संग्रह नहीं हुआ। और फिर उस दौर के अंदर ऐसी स्थिति के अंदर जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा भी दिया गया, जिसको हम कहते हैं 370 धारा है, वो लगाई गई थी। 1947 में हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर कहता है। और हम लोग क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष अधिकार दिए गए। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर में क्या होता है देखते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति 2019 में सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। 2019 के अंदर केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, 370 धारा है उसको हटा दिया, मोदी गवर्नमेंट ने हटा करके, और कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े का मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए उसके। अब है राज्यों का पुनर्गठन। रियासत के विलय के बाद मौजूद सबसे बड़ी समस्या थी कि किस तरह से देश में राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया जाए। ऐसा करना इसलिए जरूरी था ताकि एक सामान्य संस्कृति और भाषा के लोग एक राज्य में रह सके, और ब्रिटिश शासन काल में राज्यों की सीमाओं का क्या खास ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जब भी किसी एक स्टेट को जीत करके एक रियासत को जीती थी उस स्टेट में मिला लेती थी या एक नया राज्य बना देती थी। इसलिए उन्होंने किसी सीमा पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। अब समस्या क्या रही है देखो, भारत के नेताओं को यह डर था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती थी, क्योंकि इस प्रकार से देश के अंदर दंगे हो गए और देश को टूटने का खतरा हो सकता है। इसी के साथ ऐसा करने से सरकार का ध्यान अन्य मुख्य बातों से क्या हो सकता है, भटक सकता है। देश में राज्य के पुनर्गठन मुद्दे को लेकर आंदोलन होने शुरू हो गए। सबसे बड़ा आंदोलन हुआ मद्रास में, जहां तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने मद्रास से अलग एक तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की। मद्रास में उपस्थित लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों और नेता तेलुगु भाषी राज्य बनाने के पक्ष में थे और खूब दंगे हुए। लोगों ने सड़कें जाम कर दी और ट्रेनों में आग लगानी शुरू कर दी, गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। ऐसे करके
बहुत भयंकर दंगे हो गए और विधायकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। पूरे मद्रास में अव्यवस्था फैल गई और लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए और हिंसक घटनाएं भी हुई। ऐसे करके फिर ऐसी घटनाओं को देखते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ठीक है भाई, हम जम्मू कश्मीर को एक भाषा के आधार पर एक नए राज्य ये सॉरी आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य की का दर्जा देते हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से एक क्या कर दिया, अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी कि भाई तुम्हारा भाषा के आधार पे हम लोग एक राज्य का निर्माण करते हैं। तो आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा पहला स्टेट है जो भाषा के आधार पर इसको बनाया गया। फिर राज्य का देखो पुनर्गठन आयोग। देश में बढ़ती हुई अव्यवस्था को देखते हुए सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। इस आयोग का कार्य राज्य पुनर्गठन की प्रक्रियाओं पर विचार करना था। अब ये आयोग का परिणाम क्या होता है देखते हैं। आयोग ने माना कि राज्यों का पुनर्गठन वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसकी पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। जो विद्यार्थी ग्रुप से ऐड नहीं है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिख करके भेज दें, ताकि मैं पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दूंगा। तो इसकी क्वेश्चन आंसर है वो मैंने ग्रुप में भेज दिए है। फिर भी दोबारा एक बार और भेज दूंगा और इसकी पीडीएफ है सारी की सारी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। धन्यवाद।